हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वेक्टर्स फिजिक्स में नहीं आता है, बट 10th क्लास तक जो आपने मैथ्स पढ़ी हुई है उस मैथ्स से कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें फिजिक्स में। तो हम फिजिक्स जब स्टार्ट करते हैं, जैसे काइनेमैटिक्स या मोशन इन वन डायमेंशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो इन सारे चैप्टर्स में हमें वेक्टर नाम की एक चीज है मैथ्स में, उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग वेक्टर्स का बेसिक्स या थोड़ा सा बेसिक जो आइडिया होता है वो ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वेक्टर्स होता क्या है। तो सिंपल से क्वेश्चन से शायद आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे मैंने 2 kg का मास लाके रखा और एक और 2 kg का मास लाके रख दिया। तो बताइए इस पे टोटल कितना मास रख गया? टोटल मास कितना रख गया इस पे? 4 kg। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। अब सुनिए, अब बताइए कि मैंने इस पॉइंट पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक और 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब बताइए टोटल फोर्स कितना हो गया? तो आप लोग के दिमाग में आंसर आ गया होगा कितना? 4। बट वो आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखिए, मान लीजिए मैंने इस पे इस डायरेक्शन में एक 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और फिर एक और 2 न्यूटन का जो फोर्स लगाना था वो किधर लगाया? वो भी इसी तरफ लगाया। तो आंसर कितना आएगा? 4। लेकिन अगर बाय चांस वो फोर्स मैंने इस तरफ से लगा दिया होता तो आंसर हो जाता 0। और अगर वो बाय चांस फोर्स नीचे से लग गया होता तो कोई नया आंसर आता जो अभी हमें नहीं पता कि क्या होता। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह हो गया कि फोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी पता हो, क्योंकि अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता होगी तो आंसर्स बदल सकते हैं। पर मास में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। इसका मतलब दुनिया में, यानी मास और फोर्स क्या है? दुनिया की क्वांटिटीज हैं, दुनिया में देखने को मिलती हैं। तो मास और फोर्स दुनिया की ऐसी क्वांटिटीज हैं जो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं। मास में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, मैग्नीट्यूड वाज इनफ। पर फोर्स की जब हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। मतलब ये दोनों चीजें जब पता होंगी तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हां, हमने उस पर्टिकुलर चीज को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया है। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, और ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उनको हम लोग ने नाम दिया है वेक्टर्स। और जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको क्या नाम दिया है? स्केलर। एक और तरीके की भी क्वांटिटी होती है बट हमें वो पढ़ना नहीं होती है, जिनको बोलते हैं टेंसर्स। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर कर दी है और आप लोगों ने मान भी ली है, और वो देखिए वो क्या है। जब मैंने बोला कि फोर्स इस तरफ लग रहा है तो एक एरो से रिप्रेजेंट किया गया उस फोर्स को। एक एरो से मैंने उस फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया और आप सबने मान लिया हाँ कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है तो एरो ही बनाओगे, और क्या बनाओगे? यही एक हमारे दिमाग के अंदर एक, ये समझ लीजिए, इनबिल्ट हमारे अंदर एक सिस्टम है। क्या? कि कोई भी चीज जब हम लोग बात करते हैं तो डायग्राम उसका दिमाग में हमारे बन जाता है, डायग्राम उसका हमारे दिमाग में बन जाता है। और यही चीज आदि मानव लोग भी करते हुए आए। ऐसा नहीं है कि हमने अंदर डेवलप करी है, हमारे अंदर इनबिल्ट है ये चीज कि जैसे आदि मानव लोग हुआ करते थे। मान लो आप आदि मानव हो, ठीक है, और आप जो हो वो क्या कहते हैं, बहुत बहादुर आदि मानव हो। आपको पता है वहां से एक सांड आता है और उससे लड़ना होता है। कैसे लड़ना होता है? इसकी सींगें पकड़ना होती है और सींगें पकड़ के लड़ना होता है। ठीक है, ये आपको पता है, आपको पता है, आप खूब लड़ लेते हो उससे। लेकिन अब आपको क्या करना है? आपको पता है कि आप तो भी मर जाओ कुछ सालों बाद, क्योंकि कोई ना कोई शेर खा जाएगा आपको। अब आपको क्या करना है? आपको पता है आपको अपने बच्चों को, उनके बच्चों को और उनके बच्चों को ये चीज बता के जाना है। तो आपने क्या किया? आदि मानव लोगों ने क्या किया? आदि मानव लोगों ने एक डायग्राम बना दिया। आदि मानव लोगों ने एक डायग्राम बना दिया कि भैया सांड आएगा, कि सांड आएगा और क्या करना है? उसकी सींगें पकड़ के लड़ना है। तो सींगें पकड़ा दी, सींगें पकड़ा दी। और ऐसे डायग्राम्स वो लोग बना के चले गए, ऐसे डायग्राम वो गुफा पे बना के चले गए। तो उससे हम लोग को या उनके बच्चों के बच्चों को क्या समझने को मिला कि भाई इस टाइप का जानवर जब आता है तो उससे इस तरीके से लड़ना होता है। मतलब डायग्राम्स के थ्रू ह्यूमंस जो है वो बहुत पहले से कम्युनिकेट करते हुए आ रहे हैं, और उसी डायग्राम के थ्रू मैंने आपसे कम्युनिकेट किया कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ था। तो पहला जो तरीका है वो हमने इसी तरीके का डेवलप किया है, जिसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या नाम देते हैं? ज्योमेट्रिकल। कई बार ग्राफिकल भी बोला जाता है इसको। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? कि हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना था जिससे हम लोगों को कम्युनिकेट कर पाए कि फोर्स या वेलोसिटी या इस टाइप की कोई भी चीज का डायरेक्शन क्या है। और उसका डायरेक्शन का तरीका हमने बना लिया कि एरो से रिप्रेजेंट कर दो, एरो से रिप्रेजेंट कर दो। और जब इसके अंदर थोड़ी सी और मैथ्स इन्वॉल्व कर दी लोगों ने, तो उन लोगों ने ये बोल दिया कि चलो ठीक है भैया, एरो से क्या बताते हैं हम लोग? डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए तुम्हें, तो मैग्नीट्यूड का प्रॉपर तरीका क्या होगा? एक तो या तो नंबर लिख लो, या दूसरा तरीका क्या है कि इसका लेंथ बनाओ इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। कहने का मतलब यह है कि जैसे 2 न्यूटन का फोर्स है तो 2 सेंटीमीटर का बना लो या 20 सेंटीमीटर का बना लो, तो अगली बार जब 4 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो उससे डबल लेंथ का फोर्स बनाना। मतलब अगर 2 न्यूटन का फोर्स मैंने इतना बड़ा बनाया है तो प्रॉपर तरीका यह है कि 4 न्यूटन का इससे डबल साइज का फोर्स रहेगा, डबल साइज का लेंथ ऑफ एरो रहेगा। तो ये एक तरीका बना लिया, ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो बड़ा सिंपल है, ये हमारे इनहेरेंट है कि कैसे भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू कम्युनिकेशन बड़ा इजी होता है। ठीक है, तो ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें मैग्नीट्यूड लेंथ से पता लगता है और एरो के हेड से पता लगता है डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन क्या आज भी हम ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं चीजों को जैसे आदि मानव लोग करते थे? नहीं। अब हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? अब हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं। हमने लैंग्वेज से कम्युनिकेशन बना लिया है। मतलब अगर जैसे मान लो पुराने लोगों को मान लो कुछ एक्सप्लेन करना होता था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक गोल गोल सा है, खाते हैं उसे, लाल लाल कलर का होता है, नहीं गीला गीला नहीं होता, वो कर्रा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा टमाटर, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एप्पल, बट कौन सा है? आंसर है एप्पल। अब देखिए, उतनी लंबी चीज को एक इतना लंबा एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, फिर भी कंफ्यूजन रह गया और एक वर्ड में उसको क्लियर कर दिया मैंने, एप्पल। मतलब अगर हम एक लैंग्वेज बना लेते हैं तो हमेशा चीजें आसान हो जाती हैं कम्युनिकेट करना। तो इसलिए हम लोग यहां पर वेक्टर्स की एक लैंग्वेज बना रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, जैसे मान लीजिए इस ब्लॉक पे एक 2 न्यूटन का फोर्स लगाना है इस तरफ, और आपने उसके लिए एक ऐसा एरो बना दिया, तो अगली बार 20 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए इससे 10 गुना एरो बनाना पड़ेगा लेंथ में, 10 टाइम्स। और बाय चांस आपको वो 2 न्यूटन का फोर्स, एक और 2 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाना हुआ और वो बाहर की तरफ लगाना हुआ, तो अगेन हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है, हम बाहर की तरफ का एरो इस पे नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि हम एक लैंग्वेज बनाएं, क्योंकि डायग्राम से ज्यादा देर तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बात करते हैं अब हम लैंग्वेज की। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स की। अब देखिए, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वेक्टर में 2 चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक नंबर लिख देते हैं। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स होगा तो 10 लिख दिया, अगर उससे डबल फोर्स होगा तो हम समझ जाएंगे 20 न्यूटन का फोर्स है तो हम मैग्नीट्यूड 20 लिख देंगे। अब बात आती है डायरेक्शन को कैसे हम लोग डिनोट करें। तो डायरेक्शन के लिए लोगों ने क्या किया, डायरेक्शन के लिए लोगों ने एक तरीका बना लिया। क्या तरीका बना लिया कि मैथ्स वाले ऑलरेडी यूज करते हैं कि एक्स एक्सिस इस तरफ होती है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस किस तरफ डिनोट करते हैं, इस तरफ। किस तरफ है ये? जेड एक्सिस किधर डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, और जेड एक्सिस किधर, इधर। जेड एक्सिस बाहर की तरफ, जेड एक्सिस बाहर की तरफ। ये डायग्राम बनाने का प्रॉब्लम है, हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशनल डायग्राम्स बन सकते हैं, इसलिए ये चीजें बहुत से लोगों को क्लियर नहीं होती हैं। जेड एक्सिस जो है वो किधर है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब मैथ्स वालों के तरीके को ही हम लोगों ने थोड़ा अपने ऊपर ले लिया, हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर लिया। क्या बना लिया, देखिए कि अगर कोई भी फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, अगर कोई भी फोर्स इस तरफ लग रहा होगा तो उसके डायरेक्शन का एक नाम रख देते हैं। डायरेक्शन का नाम कैसे रख दिया, एक नई चीज बनाई, नई एकदम नई चीज बनाई, डायरेक्शन वेक्टर्स। डायरेक्शन वेक्टर्स नाम की नई चीज बनाई और यह बोल दिया भैया कि देखो, अगर कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा होगा, अगर अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स या वेक्टर होगा तो उसका सिंबल, उसके डायरेक्शन का सिंबल बना दिया आई कैप या एक्स कैप। कैप क्यों बोल रहे हैं हम लोग? ये टोपी है, बर्थडे की टोपी नहीं होती है ऐसी कोनिकल, ये कोनिकल टोपी है, आई कैप। तो आई कैप आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब आप क्या निकालेंगे कि जिस भी वेक्टर की बात हो रही है उसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। ठीक है, अगर एक्स कैप पढ़ें, क्योंकि कुछ फॉरेन बुक्स में एक्स कैप वर्ड यूज किया जाता है आई कैप की जगह, इवन जेडबलई में भी एक बार क्वेश्चन आया है जिसके अंदर एक्स कैप वर्ड यूज किया गया है। तो एक्स कैप जब आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब भी क्या है कि डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। अगर y एक्सिस की तरफ कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन होगा तो हम लोग उसको डिनोट करेंगे j कैप से या y कैप से, और अगर z एक्सिस की तरफ किसी वेक्टर का डायरेक्शन होगा तो डिनोट करेंगे k कैप से या z कैप से।
तो ये हमारे पास हो गया तरीका। अब सोचिएगा, अब बहुत सिंपल चीज है, मैं आपके सामने एक लिखूंगा कुछ चीज और आप समझ जाएंगे उसमें कि उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैंने लिखा 3, तो यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, और मैंने इसके सामने लिख दिया जे कैप, तो 3 जे कैप का मतलब यह है कि जिस भी वेक्टर की बात हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, और डायरेक्शन क्या है, जे कैप। और जे कैप क्या डिनोट कर रहा है, यहां पर देखिए, जे कैप डिनोट कर रहा है वाई एक्सिस। यानी कि अगर मैंने बोला कि एक फोर्स है 3 जे कैप, अगर मैंने बोला एक फोर्स है 3 जे कैप, तो मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना है, 3, और डायरेक्शन किस तरफ है उस फोर्स का, ऊपर की तरफ है, तो 3 जे कैप इस चीज को डिनोट कर रहा है। अगला देखिएगा, अगर मैंने लिखा मान लीजिए 4 आई कैप, तो बताइए मैग्नीट्यूड कितना, 4, और डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब तीसरा आप लोग बताइएगा, अगर मैंने लिखा 5 के कैप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 5 एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज आउटवर्ड्स। तो हमें यहां पर समझ में आ गया कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में अगर कोई भी वेक्टर होगा तो उसको हमें कैसे लिखना है, या लिखा दिख जाएगा तो कैसे रीड करना है। जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि एक 2 न्यूटन का इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो अब आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें बोल सकते हैं कि ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का इस तरफ मतलब एक्स एक्सिस, यानी कि हम इस फोर्स का नाम दे सकते हैं क्या, 2 आई कैप। फिर दूसरा फोर्स मैंने इसी डायरेक्शन में लगाया था 20 का, तो अब उसका नाम क्या होगा, बिल्कुल सही, 20 आई कैप। फिर तीसरा मैंने बोला था एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ, बाहर की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका नाम क्या होगा, तो z एक्सिस होती है बाहर की तरफ, यानी कि k कैप होता है बाहर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ अगर फोर्स होगा तो हम उसको देंगे मैग्नीट्यूड के साथ लिख देंगे k कैप, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड था 2, तो नाम हो गया 2k कैप। तो अगर मैं 2k कैप लिख दूंगा, मैं बोलूंगा अ फोर्स 2k कैप इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, इसका मतलब आप समझ जाएंगे फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। तो जो चीज डायग्राम से पॉसिबल नहीं थी वो चीज हम लोगों ने लैंग्वेज से पॉसिबल कर ली। तो इसलिए जरूरी है कि हम लैंग्वेज को बनाएं। लैंग्वेज में और भी पढ़ते हैं, देखिए आगे।